आज तक इंडिया का ही को बता दो बंदा यार, उनका तो मेरा ख्याल है कारोबारी नहीं बाहर कहीं लेते, मुझे नहीं पता। उनका बताओ कोई वजीर आजम फलाना जिसकी जायदादें बच्चे बाहर कारोबार कर रहे हैं फलाना तमका। तो फिर 2022 वो पता नहीं कौन कौन सी टेलीस्कोप भेज चुके हैं, मरीख में जा पंगे लिए हैं उन्होंने, खला में होटल्स बनाने का, वो चांद पे पौने 14 अरब साल पुरानी कायनात की तस्वीरें सामने लेकर आ गए हैं सर। पौने 14 अरब साल हमसे यहाँ वो बच्ची जो एक, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, उन्होंने वो उसकी तारीख पता नहीं चल रही कि उसकी एज कितनी। तारीख गुलामी की तारीख है हुजूर। ये जो मुंह उठा के कह देते हैं ना कि मुसलमानों की हुकूमत थी, या नहीं, बर्रे सगीर के मुसलमानों की हुकूमत एक दिन नहीं थी। कहा जाता है कि भारत के अंदर जब गोरा बादशाह चला गया तो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर जो था वो टूट गया, खत्म हो गया। पाकिस्तान में जो फ्यूडल स्ट्रक्चर रहा, जिसकी वजह से भारत में हर बंदा जो है वो आम आदमी हो गया। हमारे यहाँ खास और आम का एक फर्क रह गया। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इसकी वजह से भारत ज्यादा तरक्की कर गया और हम जो है अब इंडिया पे हमला करना बड़ा मुश्किल है और उसको डिफीट कर दे। ये जो इंडिया हर जगह ऑब्जेक्ट कर रहा है, हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा देता है, हर जगह रिजर्वेशन शो कर देता है, वो यूक्रेन हो, वो भले जो इंडिया, जैसे आपने कहा कि इंडिया डेवलपमेंट की बात करता है, वो सिक्योरिटी की। I mean, अमेरिका के लिए इंडिया इज a challenge because India may be weaker in economy and weaker in military, but India is not intellectually weaker than America. पाकिस्तान की वैसे ही आर्थिक हालत खराब थी, कोई कर्ज देने वाला भी तैयार नहीं था और ऊपर से अब बाढ़ की विभीषिका। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा हो रही है और वहां के जाने माने पत्रकार हसन निसार का यह कहना है कि भारत से अलग होकर हमने अपने को बर्बाद कर लिया, भारत आज मंगल ग्रह पर पहुंच गया और आज हमें कोई कर्ज देने वाला नहीं, आज हमारी कोई इज्जत नहीं। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की चर्चा सुनते हैं। आज तक इंडिया का ही को बता दो बंदा यार, उनका तो मेरा ख्याल है कारोबारी नहीं बाहर कहीं लेते, मुझे नहीं पता। उनका बताओ कोई वजीर आजम फलाना जिसकी जायदादें बच्चे बाहर कारोबार कर रहे हैं फलाना तमका। तो औकात है आपके बड़े इस्लामाबाद में बैठ के क्या 2022 में क्या डिसाइड कर रहे हैं, शादी की एज कौन सी होगी, अंदाजा लगाओ, इनके ढकोसले देखो। ये 2022 वो पता नहीं कौन कौन सी टेलीस्कोप भेज चुके हैं, मरीख में जा पंगे लिए हैं उन्होंने, खला में होटल्स बनाने का, वो चांद पे पौने 14 अरब साल पुरानी कायनात की तस्वीरें सामने लेकर आ गए हैं सर। पौने 14 अरब साल हमसे यहाँ वो बच्ची जो एक, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, उन्होंने वो उसकी तारीख पता नहीं चल रही कि उसकी एज कितनी है। नहीं, ये माशाल्लाह मैंने अखबार में पढ़ा, मैं बड़ा हंसा। पहले ये चांद देखते हैं, जरा अंदाजा लगाओ, मेंटालिटी देखो, जहनियत। चौधरी झूठी चुतराहट, नोबडी लाइक्स यू, नोबडी रिस्पेक्ट्स यू। ईद का चांद देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं गेटअप शेटअप करके अपना, बस वो 2022 में आपके करने का काम है, बस करो। अब तयन हो रहा है शादी की एज कौन सी होगी। ये कहा जाता है कि भारत के अंदर जब गोरा बादशाह चला गया तो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर जो था वो टूट गया, खत्म हो गया। पाकिस्तान में जो फ्यूडल स्ट्रक्चर रहा, जिसकी वजह से भारत में हर बंदा जो है वो आम आदमी हो गया। हमारे यहाँ खास और आम का एक फर्क रह गया। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि इसकी वजह से भारत ज्यादा तरक्की कर गया और हम जो है वो पीछे रह गए, क्योंकि हमारा वो फ्यूडल माइंडसेट, फ्यूडल स्ट्रक्चर, क्लास हायरार्की, वो सारी चीजें मेंटेन रहने की वजह से वो सोसाइटी के अंदर वो ग्रो नहीं कर सकी। और बड़े लोगों ने, जैसे बलोचिस्तान में हम बात करते हैं कि यार ये जो नवाब सादे थे, जो ट्राइबल लीडर्स जो थे, ये इन्होंने आम आवाम तक पावर्स जाने नहीं दी, तरक्की नहीं जाने दी, नस्लें पीछे रह गई। और लेकिन इंडिया में इस चीज में ये है। तो आप ये इंडिया और पाकिस्तान का ये जो इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का ये जो फ्यूडलिज्म छोड़ जाना और पाकिस्तान का अडॉप्ट किए रखना और इंडिया का छोड़ देना, इसको आप समझते हैं कि ये एक फैक्टर है कि वो ज्यादा तरक्की करके और हम नहीं कर सकते।
मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों? ये जो इंडिया हर जगह ऑब्जेक्ट कर रहा है, हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा देता है, हर जगह रिजर्वेशन शो कर देता है, वो यूक्रेन हो, वो भले जो इंडिया, जैसे आपने कहा कि इंडिया डेवलपमेंट की बात करता है, वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, ये जो इंडिया की ऑब्जेक्शन है, आप नहीं समझते कि इसको अमेरिकन जो हैं वो भी, जैसे आपने बॉइलिंग द टेम्परेचर की बात की, वो समझेंगे कि यार ये क्या, इनको क्या प्रॉब्लम है, हर जगह ये खड़े हो जाते हैं, सो फायदे भी ले रहे हैं और जो है वो हमें ऑब्जेक्शंस भी कर रहे हैं। ये इसको आप कैसे देखते हैं, या क्या आप समझते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी? I mean, America के लिए India is a challenge because India may be weaker in economy and weaker in military, but India is not intellectually weaker than America. They have their own understanding of international relations and they understand the long-term implications. India ऐसा नहीं कह देगा कि हम इसलिए नहीं करते। अगर आप वो बयान देखें कि why India is a bit reserved about one of the 4 pillars of the Indo-Pacific Economic Partnership, तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हमारे पे आप इकोनॉमिक बाद में ये करेंगे, दूसरे मुल्क नहीं करते, फंस जाते हैं। आजादी मिलते ही अगवा हो गई। जो खानदान आज 2022 में भी हैं, इनके कभी बुजुर्गों की कॉरेस्पॉन्डेंस तो पढ़ो। ये खुशामदियों की औलादें हैं, ये चापलूसों की औलादें हैं, ये चमचों की औलादें हैं, ये कड़छों की औलादें हैं। रिकॉर्ड पे है, वैसा नहीं कि मैंने ही पढ़ा है, बेशुमार और लोगों ने पढ़ा हो। जाएं, जाके किताबें उठाएं, पढ़ लें, देख लें। पता थी कहाँ वो फिर कोई बासूल लोग थे, वो बर्रे सगीर को वो कुछ देगा जो शायद आज भी इनको नसीब ना होता। लेट्स बी रियलिस्टिक। मुझे कभी इधर आजादी आई, उधर अगवा हो गई। मुद्दतों पाकिस्तान पे हुकूमत रही है, अब उनकी लुक बदल गई है। अब पहले कौन क्या था आपकी असेंबलियों में, क्या था? तोंदें, अचकने, मूछें, बस बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी पगड़ियां, बड़ी बड़ी तोंदें, ये फलाने फलाने टमकाने। पाकिस्तान की तो आज़ादी मिलते ही अगवा हो गई। यानी ये एक ऐसे बच्चे की, ऐसी खूबसूरत बच्ची की तरह थी जिसको माँ ने जन्म दिया, माँ बाप ने जन्म दिया कि आंखें बंद होते ही वो बच्ची अगवा हो गई। और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने आज तक उसके अगवा की FIR नहीं दर्ज कराई। कई वर्ल्ड बैंक की, कई आलमी ताकतों के फैसले पाकिस्तान में, ये जो अभी इमरान खान भी को मत ब्लेम करें IMF। और नहीं भाई, IMF को क्यों ब्लेम करते हो? IMF ने गन पॉइंट पे तुम्हें गलीज भूखे नंगे अवाम को, जैसे ये जो ये फकीरों के, गदागरों के, पेशावर गदागरों के, भिखारियों के माफियाज होते हैं, माजूर बच्चे खरीदते हैं या उनको खरीद के माजूर कर लेते हैं और फिर उनको दिखा के भीख मांगते हैं। इस मुल्क के हुक्मरानों ने यही किया है। कभी सैलाब दिखा के, कभी जलजला दिखा के, कभी भूख दिखा के, कभी जहालत दिखा के, रेडियो पे डाल के, और खुद जायदादें बनाते रहे। और क्या किया इन्होंने? IMF कहां से विलन हो गया? IMF का नाम समझ नहीं आता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुकान है मेरी, मैं महाजन हूं, मैं सूदखोर हूं, मैं कर्जा देता हूं, मेरा कारोबार है। आपके मजहब में हराम होगा, आप आ रहे हो तो आओ। भाई मैं असला बेचता हूं, मैं कपड़ा बेचता हूं, मैं जूता बेचता हूं, मैं सरमाया बेचता हूं या किराए पे चलाता हूं। लेट्स पुट इट दिस वे। IMF, वो इनके घरों की बत्तियां बुझाओ ताकि अवाम के घरों में बत्तियां रोशन हो। ये क्या है? IMF जिस देश का जन्म ही नाजायज तरीके से हुआ था, उस देश में जायज की बात करना, उस देश में प्रगति की बात करना और उस देश में जायज होगा, लोकतंत्र होगा, इसकी सोच ही कल्पना से परे है। क्योंकि जिस पाकिस्तान का जन्म 2 कौमी नज़रिए के आधार पर हुआ था, यानी हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, यह बिल्कुल गलत और नाजायज था। दरअसल कुछ मुस्लिम नेताओं की यह सोच थी कि भारत स्वतंत्र होने के बाद
1947 के बाद एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, लोकतंत्र के मार्ग पर चलेगा। यहाँ पर जनता के वोटों के आधार पर उसका प्रतिनिधि चुना जाएगा और वही देश का शासन चलाएंगे। लेकिन इन चंद मुस्लिम नेताओं को यह मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि इस हिंदू बहुल्य देश में उन्हें शासन का अधिकार नहीं मिलेगा। वे चाहते थे कि मुगलों जैसा वे तलवार के बल पर भारत में 700 साल तक शासन किए थे, अंग्रेज़ों के जाने के बाद उन्हें भी शासन मिलना चाहिए। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने तरफ से बहुत सारा प्रयास किया कि उन्हें भारत में राज करने का कोई मौका मिल जाए। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों के लिए अलग से कंस्टिट्यूएंसी निर्धारित किया जाए, यानी केवल उस कंस्टिट्यूएंसी में मुसलमान ही लड़ेंगे और उसमें वोटर भी मुसलमान होंगे। ऐसी नाजायज मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को जब तत्कालीन जो कांग्रेसी नेतागण थे उन्होंने इनकार कर दिया, तब उन्होंने एक थोथी दलील दी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर 1947 के बाद या 1947 में ही यही समझ आई, उसके पहले तो हिंदू और मुसलमान साथ रहते ही थे। फिर ऐसी सोच उनके दिमाग में क्यों आई? और इसके सोच के पीछे कारण यही था कि सत्ता की लोलुपता, कि आखिरकार किसी भी आधार को बनाकर गलत हो या सही हो, एक सत्ता में आना चाहिए। और फिर सत्ता की लालच के कारण पाकिस्तान बना और आज वही लालच जारी है। कभी वहाँ के सेना के जो प्रमुख होते हैं वे सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं और फिर कभी जो लोग चुन कर आते हैं वे सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन सत्ता पर काबिज होने का उनका एकमात्र मकसद होता है लूट खसोट, और वही लूट खसोट की परंपरा आज फिर पाकिस्तान में जारी है। और यही कारण है कि पाकिस्तान आज एक भिखारी की तरह पूरी दुनिया में घूम रहा है। पहले ही पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़ा था। आप लोगों को पता ही होगा कि 25 से 30 बार तक वह IMF से लोन ले चुका है। चीन से ऐसा लोन लिया है कि शायद दुनिया में कोई लेता नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार 3% से ज़्यादा कर्ज पर कोई लोन नहीं लेता, लेकिन चीन ने पैसा खिलाकर यहाँ के नेताओं को 21% तक भी, या कोई प्राइवेट सूद लेने वाले भी ऐसा कर्ज नहीं लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में घूसखोरी के नाम पर घूस देकर चीन ने ऐसा कर लिया और आज पाकिस्तान इसी आर्थिक दलदल में फंसा हुआ है। तो फिर उसे भारत की याद आती है कि भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया, 4थी बड़ी शक्ति सामरिक शक्ति बन गया। भारत की विश्व में इज्जत होती है। अमेरिका भी एक बार भारत के खिलाफ बोलने के सोचता है। चीन भी जैसे सीमा से पीछे हट गया और आज पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं। जो कर्ज अब मांगने के लिए ही पाकिस्तान को सोचना पड़ रहा है कि अब अगला दरवाज़ा किसका खटखटाए। तो यह बात हकीकत लगती है जो हसन निसार ने कम से कम कबूल तो कर लिया, सच का सामना तो उन्होंने किया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।